प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT कक्षा 11 चैप्टर 10 को डिटेल से पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर का नेम है मूल निवासियों का विस्थापन। इस अध्याय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ पहलू पेश किए गए हैं। विषय 8 में हमने दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली औपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी थी। 18वीं सदी से दक्षिण अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाके में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया ने वहां के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर किया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी उपनिवेश कहा जाता था। जब यूरोप से आए इन उपनिवेश के बाशिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आ बसे। आज से यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक हैं और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई है। वे शहरों में मुश्किल से ही नजर आते हैं और लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था और यह भी कि कई नदियों, शहरों इत्यादि के नाम देसी नामों से बने हैं। मसलन संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल व कनाडा में सस्काचेवान, ऑस्ट्रेलिया में वॉल्गनाट और परामाता। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में यह बताया जाता था कि किस तरह यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की। उनमें यहाँ के मूल बाशिंदे की शायद ही कभी जिक्र होता था, सिवाय यह बताने के कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्ण था। पर 1840 के दशक से ही अमेरिका में मानव विज्ञानियों ने उन पर अध्ययन आरंभ कर दिया था। बहुत बाद में 1960 के दशक से इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने के लिए प्रेरित किया गया। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कथाकृतियों को पढ़ना संभव है। इन देशों में जाने वाले लोग वहाँ के संग्रहालयों में देशी कला की दीर्घाएं तथा आदिवासी जीवन शैली को दिखलाने वाले विशेष संग्रहालय भी देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है। यूरोपीय साम्राज्यवाद। स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। आयरलैंड भी कमोबेश इंग्लैंड का ही उपनिवेश ही था, क्योंकि वहाँ बसे हुए ज़्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। 18वीं शताब्दी से यह बहुत साफ साफ दिखने लगा कि यदि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थीं। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाके का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई और बड़े बड़े बागान स्थापित किए। दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। 19वीं सदी के आखिर दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेश के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ।
इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेश के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। सेटलर आबादकार शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। सेटलर शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी, कनाडा को छोड़कर, जहां फ्रांसीसी भी एक राजभाषा है। नई दुनिया के देश को यूरोपवासियों द्वारा दिए गए नाम। अमेरिका पहली बार अमेरिगो वेसुपुकी 1451 से 1512 का यात्रा वृत्तांत छापने के बाद। कनाडा से निकला शब्द 1535 में खोजी जाक कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक यूरो इरोक्यूडस की भाषा में कनाडा का मतलब था गांव। ऑस्ट्रेलिया महान दक्षिण महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम। लातिनी में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं। न्यूजीलैंड हॉलैंड के नाम से तास्मान द्वारा दिया गया नाम, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था। डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं। जियोग्राफिकल डिक्शनरी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे 100 से ज़्यादा स्थान नामों की सूची दी गई है जिसे न्यू से शुरू होते हैं। जियोग्राफिकल डिक्शनरी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे 100 से ज़्यादा स्थान नामों की सूची दी गई है जिसमें जो न्यू से शुरू होते हैं। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीपीय उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिज़ोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में सिएरा नेवाडा पर्वत है। पूरब में ग्रेट विस्तृत मैदानी इलाके, ग्रेट झीलें, मिसिसिपी और ओहियो और अप्पालाचिया पर्वतों की घाटियां हैं। दक्षिण दिशा में मैक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। पूरब में ग्रेट मैदानी इलाके, ग्रेट विस्तृत झीलें, मिसिसिपी और ओहियो और अप्पालाचिया पर्वतों की घाटियां हैं। दक्षिण दिशा में मैक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहाँ का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासियों के हाथों हुआ है, लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे। मूल निवासी उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे 30,000 साल पहले बोरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे और दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक 11,000 साल पुरानी है। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई तब आबादी बढ़नी शुरू हुई। नेटिव मूल बाशिंदा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बाशिंदों के लिए इस्तेमाल होता था।
अमेरिका की पूर्व संध्या यानी जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका नाम दिया, से ठीक पहले तक विविधता हर जगह पसरी हुई थी। लोग 100 से भी ज़्यादा ज़बानें बोलते थे। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बागवानी और खेती में से जो मुमकिन हो वह सब आजमाते हुए अपनी जीविका कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी हैं और उसके इस्तेमाल तथा देखभाल के लिए कितने प्रयास के दरकार है, इसी पर जीने के तरीके का अनुभव चुनाव निर्भर करता था। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीज़ें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अवशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहाँ नहीं। कुछ संस्कृतियाँ शताब्दियों तक कायम रहीं। ये विलियम मैकलिश ने अमेरिका से पहले का दिन में लिखा है। ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे। यह 17वीं सदी से आसान हो गया जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी। वे घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, लेकिन वे इतने ही जानवर मारते जितने ही उन्हें भोजन के लिए ज़रूरत थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोशिश नहीं की। चूँकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिण अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। इलाके को लेकर कबीले के बीच झगड़े की कुछ मिसालें मिलती हैं, पर कुल मिलाकर ज़मीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था। वे ज़मीन पर अपनी मलकियत की कोई ज़रूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। चीज़ें उन्हें खरीदने के बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली वेमपुट बेल्ट, किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच इसका आदान प्रदान होता था। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वे उसी तरह समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं। यूरोपियनों से मुकाबला। नई दुनिया के मूल बाशिंदे के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द लैटिन में एब का मतलब से और ओरिजिन का शुरुआत। एबोरिजिनल एक विशेषण जिसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल करने की गलती अक्सर की जाती है। मूल निवासियों के नाम ऐसी चीज़ों को दिए गए जिनकी इन कबीलों से कोई संबंध नहीं था। डकोटा हवाई जहाज़, चिरोकी जीप, पोंटियाक कार, मोहाक बाल कटाई। फर्स्ट नेशन पीपल्स मूल निवासियों के संगठित समूह जिन्हें कनाडियाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। 1876 के इंडियन एक्ट्स में बैंड्स पद का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1980 के दशक में नेशंस शब्द प्रयुक्त होने लगा। इंडिजीनियस पीपल ऐसे लोग जो किसी जगह में हमेशा से रहते आए हैं। नेटिव अमेरिकन उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के देशी लोग, यह पद अब बहु प्रचलित है। रेड इंडियन गेहूँए वर्ण के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था। विस्कॉन्सिन के विनेबागो कबीले की एक महिला। 1860 के दशक में इस कबीले के लोग नेब्रास्का स्थानांतरित कर दिए गए।
प्रस्तर की पट्टी पर यह खुदा हुआ था कि होपी यह मानते थे कि उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में आएंगे। वे इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठा हुए। वे सुबह सुबह उठ गए और उन्होंने सूर्योदय देखा। उन्होंने मरुभूमि के पार निगाह दौड़ाई और उन्हें बख्तरबंद स्पेनी क्रोंटिक्रॉर दिखलाई पड़े जो धरती के उस छोर से आते कछुओं की तरह लग रहे थे। सो उन्होंने समझा ये वही है जिनका इंतजार था। इसलिए वे स्पेनी इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद में अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन स्पेनी ने उनके हाथ में कोई सस्ती सी चीज़ पकड़ा दी और इससे पूरे उत्तरी अमेरिका में यह बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है, कि शायद कुछ भाइयों और बहनों ने भी सभी चीज़ों की पवित्रता को भुला दिया और इसकी वजह से धरती पर सभी इंसान काफ़ी कष्ट पाने वाले हैं। तो 1980 होपी अब कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी हैं। एक बार होपी कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहां के सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिसमें उन्हें शिकार कुशल देशी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देशी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। इसका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान जो अन्य इलाकों के उपलब्ध नहीं थे। स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहां के बाशिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन, जिसे वे कभी कभी अपने मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल करते थे, बंदूकें जो जानवरों को मारने में तीर धनुष की अच्छी पूरक साबित हुई, और शराब देते थे। वहां के बाशिंदों का पहले शराब से परिचय नहीं था। वे जल्दी ही इसकी आदत के शिकार हो गए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया। यूरोपीय लोगों ने उन निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की। क्यूबेक 1497 में जॉन कैबोट न्यूफाउंडलैंड पहुंचा। अमेरिकी उपनिवेश 1507 अमेरिको दे वेस्पुकी की ट्रैवल्स प्रकाशित हुए। 1534 में जैक कॉर्डियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे यात्रा की और मूल बाशिंदों से मिला। 1608 में फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। 1607 में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की। 1620 में ब्रिटिश लोगों ने प्लायमाउथ मैसाचुसेट्स की खोज की। पारस्परिक धारणाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है। यह अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई, अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। पारस्परिक धारणाएं। 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी और सभ्य प्रतीत हुए। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपीय के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे, क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित पद था उदात्त, उत्तम, जंगली। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में मिलता है। वर्ड्सवर्थ
और रूसों में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम हैं, जिसका मतलब यह कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। यह दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक वॉशिंगटन इरविन ने, जो वर्ड्सवर्थ से खासे छोटे थे और जो मूल निवासियों से सचमुच मिले थे, उनका वर्णन बिल्कुल भिन्न रूप से किया। जिन इंडियंस के असली ज़िंदगी को देखने का मुझे मौका मिला, वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफ़ी भिन्न हैं। यह सच है कि गोरे लोग, जिनकी नीयत पर वे भरोसा नहीं करते और जिनकी भाषा भी उन्हें नहीं समझते, कि संगत में रहने पर वो काफ़ी कम बोलते हैं, पर परिस्थितियाँ वैसी ही तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह अल्पभाषी हो जाता है। ये इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने के उस्ताद साबित होते हैं और गोरों की नकल उतार कर अपना खूब मनोरंजन करते हैं। वहीं गोरे जो समझते हैं कि इंडियंस को वे अपनी भव्यता और गर्मियों के प्रति गहरे आदर भाव से ओत-प्रोत कर चुके हैं, गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं, मैं इसका साक्षी हूँ, मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फ़र्क हो। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है। यह अभागी नस्ल, जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई, अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। मूल निवासियों की कई लोक कथाओं में यूरोपीय जनों का मजाक उड़ाया गया था और उनका वर्णन लालची और धूर्त के रूप में किया गया था, लेकिन चूंकि वे काल्पनिक कथाओं की शक्ल में थे, इसलिए यूरोपीय लोग उनके सही संदर्भ को काफ़ी बाद में जाकर समझ पाए। मूल बाशिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल थे, जिसे उन्हें मुनाफे कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। मूल निवासी इसे समझ नहीं सकते थे, उन्हें सुदूर यूरोप के स्थिर बाजार का जरा भी बोध नहीं था, उनके लिए तो यह सब पहेली की तरह था। इन बेची जाने वाली चीज़ों के उनके लिए ये सब एक पहेली की तरह था। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में खाल हासिल करने वाले के लिए उन्होंने सैकड़ों उद्बिलावों को हलाल किया था और मूल बाशिंदे इससे काफ़ी विचलित थे। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। शुरुआत में आए यूरोपीय लोगों, जो कि व्यापारी थे, के पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए लोग भी आए। 17वीं सदी के यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाईयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक, उनमें से बहुतेरों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए। जब तक वहाँ खाली ज़मीनें थीं, कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वे और अंदर मूल निवासियों के गांवों की ओर बढ़े। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती थी। मूल निवासियों ने
उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था, मूल निवासी जो अपनी ज़रूरतों के लिए फसलें उगाते थे, न कि बिक्री और मुनाफे के लिए, और जो ज़मीन का मालिक बनने को गलत मानते थे, इस बात को नहीं समझ सकते थे। यही चीज़ उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। यूरोपीय लोगों और अमेरिकी मूल निवासियों के मन में एक दूसरे की जो छवि थी तथा प्रकृति को देखने के जो उनके अलग अलग तरीके थे, उन पर विचार करें। 1701 क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता। 1763 में क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय। क्यूबेक एक्ट हुआ 1774 में और 1791 में कनाडा संवैधानिक एक्ट। 1781 ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली। 1783 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम सौंपा। संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार यहाँ पे देख सकते हैं। ऑरेगॉन देश है, नीचे में उताह क्षेत्र, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको क्षेत्र, इधर है मिनीसोटा क्षेत्र, आयोवा असंगठित क्षेत्र, इंडियन क्षेत्र, मिसौरी, अकेशियन, टेक्सास, नीचे मैक्सिको है, और विस्कोसिन, मिशिगन, और फिर है आपका मिसौरी, इंडियन क्षेत्र, अकेशियंस, और यह मिशिगन, इलिनोस, मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया, कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, वर्जीनिया, केंटकी, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, माइने, वर्मंट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, फ्लोरिडा द्वीप, कॉनेटिकट, जर्सी, फ्लोरिडा नीचे में दिख रहा है, और ये अलास्का है। रूस द्वारा 1867 में दिया गया। यहाँ पे जो रेड कलर से है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। 1783 में जो रेड कलर से आपको दाएं साइड में दिख रहा है, बस अमेरिका उतना ही था। ल्यूसिया 1803 में फ्रांस से ख़रीदा गया था। जो डार्क ग्रीन कलर से दिख रहा है ल्यूसिया, ये 1803 में फ्रांस से ख़रीदा गया था। और जो लाइट ग्रीन है वो 1818 1842 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दी गई, अमेरिका को देख सकते हैं। फिर 1819 में स्पेन द्वारा खरीदी गई जगह थी, जो फ्लोरिडा वाला क्षेत्र है। और फिर 1845 में हड़पी गई थी, जो लाइट ग्रीन है वो हड़पी भी गई थी कुछ ज़मीनें। और 1846 में ग्रेट ब्रिटेन से संधि के द्वारा की गई। इधर का जो ऑरेगन देश है वो ब्रिटेन के द्वारा ली गई। फिर 1848 में मैक्सिको द्वारा दी गई। ये जो पर्पल कलर का न्यू मैक्सिको क्षेत्र, उताह क्षेत्र और कैलिफोर्निया क्षेत्र जो है वो 1848 में मैक्सिको द्वारा दी गई। और गेट सडेन द्वारा 1857 में खरीदी गई। नीचे का जो ब्राउन क्षेत्र आपको दिख रहा है, अमेरिका में किस प्रकार से अपना विस्तार किया। 1783 से अब ये 4 गुना बड़ा हो चुका है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस मैप को आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसको बनाने की भी कोशिश कीजिएगा खुद। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में काफ़ी इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की। उन्होंने दक्षिण में फ्रांस, लुसियाना परचेज और रूस, अलास्का से ज़मीन खरीदी। साथ ही उसने युद्ध में भी ज़मीनें जीती। दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मैक्सिको से ही जीता गया है। किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बाशिंदों की भी रजामंदी ली जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी फ्रंटियर खिसकती रहती थी और जैसे जैसे यह खिसकती जाती, मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य किए जाते। कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका 1803 में फ्रांस से लुसियाना की खरीद संयुक्त राज्य अमेरिका ने की। 1825 से
आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके आगे का पार्ट मैं जल्द प्रोवाइड करूँगी। नमस्कार।